कला और संस्कृति का आज का अगला टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, चित्रकला पढ़ने जा रहे हैं हम। उसका आज ये पहला पार्ट है। थोड़ा सा वो बाकी बचेगा, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है चित्रकला, तो एक क्लास में नहीं हो पाएगा और ज्यादा बड़ा खींचने से भी मतलब नहीं है, बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थानी की चित्रकला को शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो देख लेते हैं। राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? वो कहते हैं महाराणा कुंभा को। ठीक है, राजस्थान के स्थापत्य का जनक बोले, राजस्थान की चित्रकला का जनक बोले। ठीक है, ये सब किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को। ठीक है, मेवाड़ के प्रतापी शासक हुए थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिन्होंने विजय स्तंभ वगैरह बनवाए। और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री को। ठीक है, और इसके बाद अगला फैक्ट है कि राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन, विभाजन कैसे? स्कूल है ना, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, ढूंढाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, जैसलमेर शैली, ये शैलियां बनाई ना। ऐसा विभाजन पहली बार विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। कब कब किया था? 1916 में। किसमें किया था? इनकी एक बुक थी राजपूत पेंटिंग्स, उसमें इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे पुराना चित्रकार कौन था। तो उसमें बात करते हैं, एक तिब्बती यात्री था। तिब्बत जानते हैं, जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है, तिब्बत देश है। तिब्बत का एक यात्री था तारानाथ। तारानाथ के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का पहला जो चित्रकार था या प्राचीनतम जो चित्रकार का उल्लेख मिलता है, उसका नाम था श्रृंगधर। ठीक, और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। तो दो ग्रंथ है। एक तो नाम आता है ओग नियुक्ति वृत्ति, और एक आता है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये दो प्राचीनतम ग्रंथ, ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ओग नियुक्ति वृत्ति, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, दो ग्रंथ है। ये प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। और अभी ये कहाँ पड़े? तो जैसलमेर का, जैसलमेर जो दुर्ग है उसमें एक जिन भद्र सूरी जैन भंडार है, पुस्तकालय है, एक भंडार है, म्यूजियम, उसके अंदर पड़े। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रकला शैली या प्राचीन स्कूल कौन सा है। तो वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ सबसे प्राचीन शैली है। सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत किससे हुई थी? मेवाड़ शैली से। सबसे पुराने चित्रकार या चित्रकार के भी मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, ये मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। इसका चित्रण कब हुआ था? 1260 में। किसने किया था? कमल चंद्र ने। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? उस समय थे तेज सिंह जी। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भाई गांव का चितेरा कौन है, बिलो का चितेरा कौन है, नीड का चितेरा कौन है, ये पूछा जाते हैं प्रश्न। ठीक है, इजी प्रश्न नहीं कहते इसको, टफ क्वेश्चन में माना जाता है, अच्छे क्वेश्चन। इसको याद करने की देखिए, गांव का चितेरा किसको कहते हैं? भूर सिंह शेखावत। बिलो का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। ठीक है, नीड का चितौरा सौभाग्यमल गहलोत। भैंसों का चितौरा परमानंद चौयल। पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति। अब इनको याद रखने के लिए कंफ्यूजन होता है ना, गांव का कौन है, बिलो का कौन है, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? गोभी घाबू सोनी भैंस पर पत्थर उछाले। देखो, गोभी से हो जाएगा गो से गोवर्धन लाल बाबा, किसका चितरा? बी से बिलो का चितरा। घा से गांव का चितौरा कौन होगा? भूर सिंह शेखावत। सो से सौभागमल गहलोत, किसका चितरा? नी से नीड का चितरा। भैंस पर, भैंसों का चितौरा परमानंद चौयल। पत्थर उछाले, पत्थरों का चितरा ऊ से निकल जाएगा अर्जुन प्रजापति। ठीक है, तो ये कुछ चितेरे थे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये ट्रिक याद कीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की चित्रशैलियों का वर्गीकरण। ठीक है, अलग अलग स्कूलों में बांटा गया है। स्कूल्स क्या होते हैं? स्कूल शब्द यूज करते हैं शैलियों के लिए। एक होती है मुख्य शैली, फिर उसकी उप शैलियां। तो मुख्य शैली को स्कूल कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ मुख्य शैली को मेवाड़ स्कूल कहा, मारवाड़ मुख्य शैली को मारवाड़ स्कूल कहा, ढूंढाड़ मुख्य शैली को ढूंढाड़ स्कूल का, ऐसे। ठीक है, तो चार स्कूल्स हैं, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। ये चार स्कूल है, ये मुख्य शैलियां, इनके अंदर उप शैलियां। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है? तो उदयपुर उप शैली, नागरा उप शैली, चावंड उप शैली, देवगढ़ उप शैली और डूंगरपुर उप शैली। ठीक है, मारवाड़ स्कूल में कौन सी आती है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली। ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ कहते हैं जयपुर वाले क्षेत्र को, तो आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियारा। उनियारा कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंदर। ठीक है, तो टोंक से उनियारा शैली। और हाड़ौती स्कूल में कोटा बूंदी,
ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। मेवाड़ स्कूल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र, मैंने बोला सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ क्षेत्र। इसलिए मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था, हमने पीछे देखा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 कमल चंद्र तेज सिंह के काल में, ठीक है। और एक और ग्रंथ का उल्लेख मिलता है सुपनाह चरित्रम चरियम, सुपनाह चरियम, या फिर इसको कहते हैं सुपार्श्वनाथ चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरित्रम। इसका चित्रण हीराचंद ने किया था देलवाड़ा के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ, उसका उल्लेख हो गया सुपनाथ चरित्रम और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चैणी, ठीक है। अब एक और ग्रंथ का उल्लेख आता है रागमाला। रागमाला का चित्रण किसने किया था, नासिरुद्दीन ने, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि ये जो शैली थी इस पे मुगलों का प्रभाव कैसे, बाकी तो सनातनी और राजस्थानी चित्रकार थे और हिंदू धर्म से संबंधित थे चित्र, अधिकतम हिंदू जैन धर्म से संबंधित थे। उस पर मुगलों का प्रभाव कब पड़ा, तो महाराणा अमर सिंह के काल से, ठीक है। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिन्होंने पहली बार मुगलों के साथ संधि की थी। महाराणा अमर सिंह के समय से मुगल प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। मुगलों से संधि की तो फिर मुगलों का आवागमन बढ़ेगा जिससे उनका प्रभाव पड़ेगा चित्रों पे, ठीक है। अब बात करते हैं उदयपुर उपशैली की। उदयपुर उपशैली, उदयपुर उपशैली का स्वर्ण काल, जिनके काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ, किसके काल में, जगत सिंह प्रथम, ठीक है। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए चित्तौरों की ओवरी, चित्तौरों की ओवरी, ये एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। ऐसे समझ लिए एक डिपार्टमेंट, अपने कॉलेज में होते हैं ना, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जैसे एक डिपार्टमेंट समझ लीजिए चित्रों का, तो जिसका नाम था चित्तौरों की ओवरी, या इसका एक और नाम था तस्वीरारों कारखानों। उसका निर्माण करवाया जिसके अंदर चित्रकार रहते थे, काम करते थे, चित्र वगैरह बनाते थे, ठीक है। उनको पेमेंट देते थे, सरकारी सरकारी तनख्वाह देते थे उनको, ठीक है। और उदयपुर शैली के चित्र चित्र ग्रंथ कौन कौन से, कौन कौन सा ग्रंथों का चित्रण उदयपुर शैली में हुआ है, तो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, कलीला दमना और बारह मासा, ठीक है। ये चित्र है। कलीला दमना क्या है, वो दो सियार है, उनकी कथा है जो अपने पंचतंत्र पे आधारित है, ठीक। अब बात कर लेते हैं उदयपुर या मेवाड़ एक ही है, मुख्य शैली उदयपुर मेवाड़ अलग अलग नहीं है, राजधानी थी मेवाड़ की उदयपुर। तो उदयपुर शैली के चित्रकार कौन थे, चित्रकारों के नामों में देखिए मैं इसमें ट्रिक दे रहा हूँ क्योंकि चित्रकारों के नाम कोई फिक्स नहीं होते, ठीक है। हर एग्जाम में अलग अलग, ठीक है, हर एग्जाम में बीएसटीसी में अलग नाम दिखेंगे, पीडीटी में अलग दिखेंगे, आरएस में अलग दिखते हैं नाम, इसलिए इनको ट्रिक याद कर लोगे तो इस समय की बर्बादी होगी, इसलिए ट्रिक नहीं दे रहा हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार बता रहा हूँ जिनके नाम ध्यान रखना, इनसे मिलते जुलते दिखे तो एग्जाम में ऑप्शन टिक करने में काम आएंगे। तो उदयपुर या मेवाड़ शैली के चित्रकार में साहबुद्दीन, मनोहर, उमरा, कृपाराम, ठीक है, उमरा दो बार हो गया, शोबक्स, ये चित्रकार है, ठीक है, मेवाड़ शैली के। आगे बात कर लेते हैं चावंड। चावंड भी इसी की उपशैली है, किसकी, मेवाड़ स्कूल की। तो चावंड उपश्रेणी का स्वर्णकाल अमर सिंह के काल में, ठीक है। चावंड जब राजधानी बनी उस समय महाराणा प्रताप ने जीती थी चावंड को, उसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह शासक बने थे, तो चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह के काल को, ठीक है। आगे बात करते हैं नाथद्वारा उपशैली। नाथद्वारा उपशैली, नाथद्वारा उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण था। अब देखिए उदयपुर तो नाथद्वारा मेवाड़ का भाग है, ठीक है, मेवाड़ का ही भाग है, राजसमंद जिले में पड़ता है नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, ठीक है। तो उदयपुर का भाग, उदयपुर का प्रभाव पड़ेगा। और ब्रज शैली का प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से आई थी, ब्रज से आई थी, वृंदावन से आई थी, तो ब्रज शैली का श्रीनाथ जी के हिसाब से ब्रज शैली का प्रभाव, और उदयपुर के निकट है तो उदयपुर का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। राणा राज सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है, नाथद्वारा शैली का, क्योंकि उन्होंने तो श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। पुष्टि महागिरी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव तो देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, और मुख्य विशेषता है पिछवाई। अब बात कर लेते पिछवाई क्या होती है। पिछवाई का मतलब पिछ यानी पीछे, ठीक है, पीछे, और वाई यानी लगने वाले, ठीक है। तो ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे की जो दीवार है उस पे चित्रित कपड़े पे चित्र बना के लगाए जाते हैं, ठीक है। पर्दे नहीं होते, पर्दे टाइप ही होते हैं जो दीवार पे चिपकाए जाते हैं, वो पिछवाई होती है, ठीक है। कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं, गायों के, केले के वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं, उनको पिछवाइया कहते हैं, ठीक है। और नागर शैली में चित्रकारों के नाम में दो नाम ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता बार बार कि कमला और इलायची, इन दो महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली के था, तो नाथद्वारा शैली से, ठीक है। कमला इलायची नाथद्वारा से, ठीक है। तो कमला इलायची कहाँ मिलती है, ठीक है, विमल इलायची कमला पसंद अमिताभ बच्चन बेचता था, वैसे याद रखना कमला इलायची यानी अमिताभ बच्चन कहाँ से संबंधित है, नाथद्वारा से, ठीक है। तो कमला इलायची कहाँ मिलती है, नाथद्वारा मिलती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं देवगढ़ उपशैली। देवगढ़ की बात कर लेते हैं
तो देवगढ़ ठिकाने की बात है। देवगढ़ एक मेवाड़ का ठिकाना था, ठीक है, कोई रियासत नहीं थी, मेवाड़ के अंदर ही था, मेवाड़ का ठिकाना था। इसकी स्थापना किसने की थी? रावत द्वारकादास चुंडावत ने स्थापना की थी देवगढ़ की, कब? 1680 में, ठीक है। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा जयसिंह, ठीक है। अब बात करें देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता था श्रीधर अंधारे, ठीक है। देवगढ़ को अंधेरे से प्रकाश में कौन लाए थे? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। अंधारे अंधेरे, अंधेरे से बाहर कौन लाए थे देवगढ़ को? श्रीधर अंधारे। अंधारे, ठीक है, अंधारे अंधेरे से बाहर लाए, ठीक है। और इसके चित्रकार देख लेते हैं, बैजनाथ, चौका और कंवला, ये 3 चित्रकार है देवगढ़ शैली से संबंधित, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेवाड़ शैली, हो गया। मेवाड़ शैली में उदयपुर हो गया, ठीक है, मेवाड़ हो गया, नादौरा हो गया। चावंड के बारे में एक ही फैक्ट याद रखना, स्वर्णकाल, महाराणा अमर सिंह, ठीक है, ठीक है। नादौरा शैली होगी, देवगढ़ शैली होगी। अब मेवाड़ स्कूल की लगभग सारी शैलियां ही हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं मारवाड़ या जोधपुर शैली की, ठीक है। मारवाड़ चित्र शैली, जिसके अंदर जोधपुर और जैसलमेर वगैरह, नागौर, बहुत सारे आते हैं, अजमेर वगैरह, छोटी छोटी शैली आती है। सबसे पहले बात करें मारवाड़ स्कूल या जोधपुर चित्र शैली की, बात कर लेते हैं। 16वीं व 17वीं शताब्दी में जोधपुर शैली का पूर्ण विकास हुआ था, ठीक है। शुरुआत हुई थी या पूर्ण विकास में अधिकतर चित्र बनने लगे थे, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी जानते हैं महाराणा प्रताप के बाद, ठीक है, यानी उस समय चंद्रसेन भी नहीं थे, चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह के समय, ठीक है। जब अकबर लगभग पहुंचने वाला था, अपने क्या कहते मृत्यु शैया पे थे, मरने वाला था, उससे उस समय की बात है, ठीक है। जहांगीर राजा बना था तब की बात। मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव बढ़ा। अब देखिए मुगलों का प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली इसने, इसलिए, ठीक है। मेवाड़ शैली पे मुगलों का प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी। एक चीज याद रखिएगा, मुगलों की अधीनता और मुगलों के साथ संधि, इसमें फर्क होता है, ठीक है। संधि तो शर्तें रखती, शर्तों पे होती है। शर्तें रखेगी भाई, चित्तौड़ को वापस नहीं बनाएंगे, चित्तौड़ को जैसा है वैसे रहने देंगे, 2-4 शर्तें रखी थी। और अधीनता में क्या है कि भाई झुक जाना, ठीक है। और संधि करने में फर्क होता है। संधि का मतलब साथ काम करना, और अधीनता मतलब उसके अंडर में काम करना, उसके नीचे काम करना, ठीक है। तो मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगल प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इस देखो रागमाला का चित्र यहाँ पर भी मिला, ठीक है। रागमाला मेवाड़ शैली में भी है, नासिरुद्दीन ने चित्रित किया था। महापाठ शैली में भी है, आगे कोटा शैली में भी मिला, कोटा और बुंदी शैली में भी रागमाला का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब जगह है रागमाला। अगर बात करते हैं गज सिंह, जो शासक थे, जिनको दलथम्बड़ी उपाधि दी थी, ठीक है, अकबर ने। गज सिंह के समय ढोला मारू और भागवत पुराण, ये 2 ग्रंथों का चित्र हुआ था, ठीक है। ढोला मारू एक प्रेम कहानी है जोधपुर की, और भागवत पुराण भगवान विष्णु से संबंधित है, उसका चित्र हुआ था गज सिंह के काल में। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अब देखिए ये आपने अगर पीछे 8 दिन पीछे पूरा पढ़े ना, तो सारा कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर, उस महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। तो ये वही मान सिंह है जिन्होंने, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रेम आधारित चित्र, मैंने बोला ना ढोला मारू एक प्रेम कहानी है जोधपुर की फेमस, ठीक है। तो प्रेम आधारित चित्र मिलते हैं, प्रेम ढोला मारू हो गया, मूमल निहाल दे हो गया, उजली जेठवी, राम रावण युद्ध मिल गए, केशव महिराम, सोनी महिवाल, बास बहादुर, नाथ चरित्र, ऐसे चित्र मिलते हैं, ठीक है, वीरता और प्रेम कहानी पर आधारित। मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल मालदेव और जसवंत सिंह। मालदेव और जसवंत सिंह 2 नाम क्यों हैं? क्योंकि मालदेव के काल में लगभग शुरुआत हुई थी, कुछ मालदेव मानते, बाकी मेन था जसवंत सिंह, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। अगर मालदेव आता तो मालदेव को टिक करना, मालदेव नहीं हो ऑप्शन में तो जसवंत सिंह को टिक करना, ठीक है। दोनों में से साथ नहीं आएंगे, ठीक, कोई एक आएगा, उसको टिक करना, ठीक है। अपने को तो नंबर से मतलब है, ठीक है, अपने को अटक के नहीं रहना। जिस पे नंबर मिले, मालदेव टिक करने से नंबर मिला तो मालदेव पे टिक करना, और मालदेव ऑप्शन में नहीं है तो जसवंत सिंह पे टिक करके नंबर लो, ठीक है। ऐसे क्या कहते, अड़ के नहीं बैठना है कि भाई जसवंत सिंह ही आना चाहिए ऑप्शन, बाकी करो ही नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। इस शैली में ऊंट, घोड़ा, हिरण, कुत्ता, ठीक है, आदि जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं। चलिए जोधपुर शैली के चित्रकारों की बात कर लेते हैं। चित्रकार कौन कौन से थे? तो जोधपुर शैली में चित्रकारों के लिए ये 2 शब्द याद रखना, दास और भाटी, ठीक है। अगर चित्रकारों के नाम के पीछे दास दास लगा हुआ मिले या फिर भाटी लगा हुआ मिले, तो समझ लेना वो जोधपुर शैली के चित्रकार थे। देखो देखो, छज्जू भाटी, नारायण भाटी, वीरजी भाटी, शंकर दास, देवदास, शिवदास। तो भाटी भाटी भाटी, दास दास दास, ये जोधपुर शैली से संबंधित है।
अगली अपनी शैली है जोधपुर मारवाड़ स्कूल के अंडर में ही आता है बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मुगलों का प्रभाव कब पड़ा। तो राय सिंह के समय मुगल प्रभाव पड़ा। ठीक है, राय सिंह के समय मुगल प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि राय सिंह विश्वास पात्र था जहांगीर का। ठीक है, जैसे मानसिंह था, जयपुर का जो मानसिंह था वो अकबर का विश्वास पात्र था, वैसे बीकानेर के जो राय सिंह थे वो जहांगीर के विश्वास पात्र थे। ठीक है, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो मुगल शैली का ज्यादा प्रभाव इनके समय में देखने को मिला। स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय में। ठीक है, अनूप सिंह के समय में स्वर्ण काल। एकमात्र चित्रशैली जिस पर दक्षिण भारतीय प्रभाव देखने को मिला। दक्षिण भारतीय प्रभाव, दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसे चित्र मिलने हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय कलाकृतियां, वहां का वेशभूषा, उनके जैसे कपड़ों के साक्ष्य मिले, इसलिए दक्षिण भारतीय प्रभाव देखने को मिला बीकानेर शैली पर, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, इनमें चित्र देखो तो मेघ आच्छादित आकाश, ठीक है, मैथुन सारस, प्रकृति दृश्य आदि। ठीक है, इसमें देखते हैं बीकानेर शैली में। और यहाँ के चित्रकार चित्र पर हस्ताक्षर और तिथि अंकित करते थे। ठीक है, चित्र बनाने के बाद पीछे लास्ट में सिग्नेचर करते थे, ऑटोग्राफ देते थे और उस या सिग्नेचर करके उसके नीचे डेट डाल देते, इसलिए वो क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। ठीक है, उनको उस्ताद कहते थे। ठीक है, बीकानेर शैली के चित्रकार देख लेते हैं। रुकनुद्दीन उस्ताद, हसन अली, अली रजा, रामलाल, मुन्नालाल। एक चीज याद रखना, बीकानेर शैली में ज्यादातर चित्र कौन से थे? मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, मुस्लिम नाम, ज्यादातर मुस्लिम नाम देखने को, चार चार चित्रकार देते एग्जाम में, ज्यादातर मुस्लिम नाम देखने को मिले तो क्या करना? बीकानेर शैली पे जाना। ठीक है, अगली शैली है मारवाड़ स्कूल के अंडर में ही, उसका नाम है अजमेर शैली। अजमेर शैली एकमात्र चित्र शैली जिस पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का प्रभाव देखने को मिला। अब बात करेंगे भाई ये तीनों क्यों मिले, तो हर चीज के पीछे का कारण होता है। कैसे? देखो, अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, पुष्कर, हिंदुओं का पवित्र स्थल है पुष्कर, और ब्रह्मा जी का भी मंदिर है एकमात्र, तो हिंदुओं का प्रभाव तो देखने को मिलेगा क्योंकि हिंदुओं का ही था पहले अजमेर। उसके बाद अकबर अकबर अजमेर आता रहता था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में, 12वीं शताब्दी से अभी तक मस्जिद बनी हुई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ईसाई प्रभाव को देखने को मिला, क्योंकि मैगजीन दुर्ग जो अकबर का किला था, मैगजीन दुर्ग, उसपे वो क्या था? नसीराबाद छावनी थी अजमेर में, और मैगजीन दुर्ग अंग्रेजों का शस्त्रागार था। और अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे। और अंग्रेजों का अपने एजीजी का मुख्यालय था ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ पे था? अजमेर के अंदर था। तो ईसाइयों का चित्रण अंग्रेजों के हिसाब से देखने को मिला। ठीक है, आगे बात करते हैं चांद। एक चित्रकार थे चांद, जिन्होंने बाबूजी के प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाया था। ठीक है, व्यक्ति चित्र मतलब पूरे शरीर का चित्र। ठीक है, बाबूजी का चित्र किसने बनाया? चांद ने। अब इन अजमेर शैली के चित्रकार देखते हैं, अल्लाह बख्श, जूनिया, तैयब, राम सिंह भाटी और साहिबा नामक महिला चित्रकार। इसमें ये साहिबा ध्यान रखना। ठीक है, महिला ये कहीं कहीं देखने को मिलती महिला, तो साहिबा कहाँ की थी? अजमेर की थी। और कमला इलायची नाथद्वारा में थी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे क्योंकि ज्यादा एक साथ पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो ट्रिक्स दी वो ट्रिक्स याद कीजिए। चित्रकारों में जो मैंने टिप्स बताई है, जैसे मुस्लिम चित्रकार कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बीकानेर में। भाटी और दास कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जोधपुर शैली में। ठीक है, कमला इलायची कहाँ मिलती है, तो नाथद्वारा में। साहिबा कहाँ की है? अजमेर की। ऐसे याद कीजिएगा, ज्यादा ट्रिक में घुसेड़िएगा क्योंकि ज्यादा ट्रिक आपको कंफ्यूज ही करेंगे और चित्रकारों के नाम एग्जाम में बदलते रहते हैं। अगर ट्रिक बोला के सारे याद भी कर लोगे तो भी एग्जाम में प्रश्न नहीं कर पाओगे सही। ठीक है, क्योंकि देखो मैं पुराने पेपर का एनालिसिस के आधार पर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।